हेलो एवरीवन, गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो लोग किसी ऐसे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये एग्जाम छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, मैंने इस वीडियो में कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हुए हैं और आज मैं श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपके सामने हिंदी वर्णमाला। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उनका यहाँ पर व्याख्यात्मक हल आपको बताएंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से मतलब ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे आरओ हो गया, एआरओ हो गया अपना, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट है, यूपी पुलिस है, लेखपाल है, इस तरीके से जो भी एग्जाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो ये श्रृंखला आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें हिंदी वर्णमाला के पहले आज 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके मैं आपको व्याख्यात्मक उत्तर बताऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? ठीक, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोगवाह कौन सा वर्ण है? तो सबसे पहले अयोगवाह की परिभाषा अगर हमको पता होगी तो हम आसानी से वर्णों को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं भाई अयोगवाह क्या होता है। देखिए, अयोगवाह जो होते हैं वो अनुस्वार तथा विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, हिंदी भाषा जो भी हमारी है, ठीक है, उसमें व्याकरण जो होती है, व्याकरण में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। लेकिन जो ये अयोगवाह होते हैं, ये स्वर तथा व्यंजन दोनों से अलग होते हैं। ठीक है, अनुस्वार तथा विसर्ग, इन दोनों को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनकी उच्चारण की ध्वनि नाक से निकले, अंग करके, ठीक है, नाक से सिर्फ निकलती है। और विसर्ग क्या होता है? जिनका उच्चारण ह के समान होता है तथा उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है, तो अयोगवाह क्या होते हैं? अनुस्वार तथा विसर्ग, ये दो वर्ण हमारे हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत आते कौन से? अंग। देखिए, आप बोल के देखें, अंग तो क्या हो रहा है? नाक से ध्वनि निकले, अंग। और आह, आह की ध्वनि कहां से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो अंग तथा आह अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई अयोगवाह की? अयोगवाह अनुस्वार तथा विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है, अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है जबकि विसर्ग की ध्वनि कंठ से निकलती है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, अनुस्वार तो हमने समझ लिया, एक और होता है अनुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से हो। ठीक है, अब इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु जो होती है। ठीक है, चंद्र बिंदु जो होती है उसका उच्चारण, जैसे चांद बोलते हैं अगर, तो क्या निकलता है? चांद, तो मुंह से भी और नाक दोनों से इसका उच्चारण निकल रहा है। ठीक है, अब ध्वनि निकल रही है, ये होता है अनुनासिक। और अनुस्वार क्या होता है? जो सिर्फ नाक से ध्वनि निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? ठीक है, मूर्धन्य यहाँ पर नहीं पूछा, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, मूर्धन्य नहीं है। तो सबसे पहले तो मूर्धन्य क्या होता है इसको समझेंगे भाई। देखिए, जिन वर्णों, ठीक, अब वर्णों के अंतर्गत व्यंजन, खासकर जिन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा हो। ठीक है, जिन वर्णों को उच्चारण करते समय कहां से ध्वनि निकले? मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। ठीक है, तो उसे हम लोग मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, उच्चारण करते समय मूर्धा क्या होता है पहले ये जान लीजिए भाई। उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धा है। अब मूर्धा क्या होता है? उच्चारण करते समय जीभ का जो आगे का भाग है वो कठोर तालु के पिछले भाग को स्पर्श करता हो। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अगला जो भाग है वो कठोर तालु के पिछले भाग को स्पर्श करे, ठीक है, तब वे वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल मूर्धन्य जो व्यंजन है वो कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया, जैसे ट बोलते हैं तो ट वर्ग के सभी अक्षर जो भी हैं, ठीक है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ये चार वर्ण हो गए ट वर्ग के। और इसके अलावा एक रा और श, ठीक है, मूर्धन्य वाला श, मतलब षटकोण वाला श। ठीक है, ये जो है वर्ण ये मूर्धन्य होते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्या है भाई। पूछा इन्होंने, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? ज। अब जरा ज को बोल के देखिए, ठीक है, ज, तो क्या ज बोलने से पता चल रहा है ये, है ना? ज जो है वो इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, सिर्फ ज। ठीक है, अब ट बोला तुरंत बोल गया हमको ट, अगला क्या है? ड और ठ, ये तीनों कैसे? मूर्धन्य है। तो यहाँ पर ज हमारा सही ऑप्शन, ये मूर्धन्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुनिए। इनमें से महाप्राण ध्वनि चुनिए। अब सबसे पहले तो ये जानिए भाई महाप्राण क्या होता है। ठीक है, देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में,
मतलब कोई भी वर्ण है उसका उच्चारण उच्चारण करने से यदि मुख से अधिक वायु निकले उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी वर्ण का उच्चारण करने से अगर मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती है तो फिर वह वर्ण महाप्राण कहलाता है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का, जितने भी हमारे जो वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग है, ठीक है, त वर्ग है, ट वर्ग है, पा वर्ग है, जो भी वर्ग है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक, दूसरा और चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ग वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण कहलाते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक जो भी हमारा वर्ण वर्ग होता है, ठीक है, उस वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। और स्वरों की बात की जाए तो सभी स्वर जो है वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, फिर से समझेंगे, महाप्राण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले वो महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन और स्वर में अगर बात की जाए तो व्यंजन के जो भी वर्ग होते हैं तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, ठीक है, तथा समस्त ऊष्म वर्ण जो है वो महाप्राण कहलाते हैं। और स्वर में सभी अल्प प्राण होते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि इनमें से महाप्राण ध्वनि चुनिए, महाप्राण कौन सी है? बोल के देख लेंगे भाई। क, अच्छा उच्चारण भी ध्यान से करना होता है। ठीक है, क, देखिए जरा सा मतलब थोड़ी सी ध्वनि वायु निकली है। ख, ख अगर बोल रहे तो बाकी बोलकर भी देख लेते हैं भाई। ग छोटा सा है, डी है, ब, तो सबसे ज्यादा ध्वनि वायु किस में निकल रही है? उच्चारण करते समय मुख से सबसे ज्यादा वायु किस अक्षर में निकल रही है, किस वर्ण में निकल रही है? तो ख में निकल रही है ना। फिर से बोल के देखेंगे, क, ख, ग, ब। ठीक है, तो कौन सा सही है? ख सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर भी एक शब्द है, वो कौन सा? ऊष्म व्यंजन। तो पहले देखते हैं भाई ऊष्म व्यंजन क्या होता है। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण से, ठीक है, उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की ऊष्म वायु, ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म वायु। गर्म वायु का मतलब क्या है? मतलब थोड़ा सा डीपली जो वायु निकले, ठीक है, ऊष्म वायु निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब जरा बोल के देखें, ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन से होते हैं? एक तो हो गया हमारा श, ठीक है, श कौन सा? तालव्य वाला। और दूसरा हो गया श मूर्धा वाला। और एक स हो गया दंतव्य वाला। और ह हो गया। अब इनको बोल करके देखेंगे तो क्या है? ऊष्म वायु, श श श ह, सब में क्या है? वायु निकल रही है, ऊष्म वायु निकल रही है, इसलिए क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, अब इनसे पूछा, देखिए क्या है इसने, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन देख लेंगे। ये देखिए स, श, श और ह, तीनों सा हो गए। ये वाला जो हमारा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग तालव्य, और इसको बोलते हैं मूर्धन्य, और इसको बोलते हैं दंतव्य। ठीक है, तीनों सा हो गए और हा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर इनका उच्चारण करेंगे तो विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ये देखिए महाप्राण पूछ दिया इन्होंने, है ना, और महाप्राण हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, महाप्राण जो है वो पहले ही समझ चुके हैं। महाप्राण क्या होते हैं भाई? महाप्राण क्या होते हैं? अभी पीछे पढ़ चुके हैं ना। महाप्राण मतलब देखिए जिनके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, शायद क्वेश्चन नंबर 3 में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था ना कि जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से अधिक वायु निकले वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। ठीक, और जिन वर्णों के उच्चारण से मुख से विशेष प्रकार की ऊष्म वायु निकले वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है इसने महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, और बताया था किससे संबंधित होती हैं? जो व्यंजन के वर्ग होते हैं उसमें दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, तथा समस्त ऊष्म वर्ण क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए ऑप्शन देख लेंगे, ये पहला दूसरा बताया इन्होंने, पहला दूसरा तो नहीं है भाई, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा भी नहीं, एक छोड़ के था ना, दूसरा और चौथा, कौन सा बताया था? दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो आप दूसरा और चौथा वर्ण कैसा होता है? महाप्राण ध्वनि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्या पूछा है? निम्न में से अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो भाई सबसे पहले तो अर्धस्वर समझ लीजिए क्या होता है, अर्धस्वर किसको कहते हैं। देखिए अर्धस्वर का मतलब है जिनके उच्चारण में श्वास वायु अनवरोधित रहती है। ठीक है, मतलब कोई अवरोध ना हो उसमें, ठीक है, अनवरोधित रहती है। और ये दो होते हैं, एक तो यह होता है और वह होता है। ठीक है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? अर्धस्वर। अर्धस्वर का मतलब क्या है? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय श्वास वायु, श्वास वायु मतलब जो कंठ से श्वास निकल रही है वो हवा कैसे अनअवरोधित रहे, उसको कोई बीच में अवरोध ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए स्वर की परिभाषा क्या होती है? जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके।
है ना, जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सके। और व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और अर्ध स्वर क्या हो गया है, मतलब बोल तो रहे हैं, जो श्वास वायु आएगी वो अनवरोधित रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ण होते हैं, या और वा। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, या दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और होते हैं, जैसे या, तो या और वा तो हो गया हमारा यहाँ पर अर्ध स्वर। और या र ल व, ठीक है, या रा ला व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो या जो है वो एक तो हमारा अर्ध स्वर में भी शामिल है और अंतस्थ व्यंजन में भी शामिल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। अब देखिए भाई, प्रयत्न के आधार पर कई प्रकार की ध्वनियां होती है ना, उसमें से ल को बताना है। ऑप्शन दे रखे उन्होंने, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित, संघर्षशील, है ना। अब देखते हैं, तो सबसे पहले इनकी परिभाषा अगर हमको पता होगी तो हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, कहने की पूछा इन्होंने ला के बारे में, तो पहले ला के बारे में बता देते हैं। देखिए ला का उच्चारण करके देखेंगे, ला क्या बोले, ला। अब ला बोलते समय जीभ की जो नोक है वो कहाँ स्पर्श कर रही है, मूर्धा को स्पर्श कर रही है। मूर्धा का मतलब क्या होता है, जो कठोर तालु होता है उसके पिछला भाग जो है उसको मूर्धा कहते हैं, ठीक है। वहां पर जीभ की नोक टच कर रही है ना, ला को बोल के देख लिए, ला, ठीक है। कहाँ पर लग रही है, जीभ की नोक मूर्धा को टच कर रही है, ठीक है। और बोलते समय क्या होता है देखना जरा, ला को बोलेंगे, ला बोलेंगे तो बाहर निकलने वाली वायु जिह्वा के अगल बगल से निकल रही है, ठीक है। जिह्वा के अगल, जीभ के इधर उधर से निकलती है। मतलब एक तो जीभ की नोक कहाँ पे टच करेगी, मूर्धा पे टच करेगी, और जो वायु है ला बोलते समय वायु जीभ के इधर उधर से निकलेगी, ठीक है। तब फिर उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे व्यंजनों को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 पहले आपके सामने सही लगा लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है प्रयत्न के आधार पर होते कितने प्रकार के, तो प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन ध्वनियां हैं वो टोटल 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये 8 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ठीक। अब इसमें हमारे पास 4 दे रखे हैं, पार्श्विक बता ही दिया गया, जिनका उच्चारण करते समय जीवा की नोक मूर्धा को स्पर्श करे तथा वायु जीव के दोनों ओर से निकले, उसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, संघर्षशील व्यंजन, इस प्रकार इसे ऐसे करके 8 प्रकार हुआ करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अब तो पहले भाई अमात्रिक, अच्छा ये तो बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अमात्रिक का मतलब क्या है, जिसमें मात्रा ना यूज हुई हो कोई भी। अच्छा मात्रा क्या होते हैं, स्वरों की तो मात्राएं होती हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास कारखाना लिखा हुआ है, कारखाना, का में बड़े आ की मात्रा, खा में भी बड़े आ की मात्रा, ना में भी बड़े आ की मात्रा, तो इसमें तो मात्राएं यूज हो गई हैं। अमिताभ में देखा हम लोगों ने, इसमें छोटी ई की मात्रा, ठीक है, बड़े आ की मात्रा यूज हो गई है। कलरव, इसमें कोई मात्रा नहीं आई हुई है ना, कलरव में कोई मात्रा नहीं, तो अमात्रिक शब्द कौन सा हो गया, कलरव हो गया हमारा, ठीक है। चहचहाना में भी देख लीजिए, यहाँ पर बड़े आ की मात्राएं यूज हुई है। चलिए और सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा गया है, छ वर्ण किसके योग से बना है, छ से क्षत्रिय किसके योग से बना है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए छ वर्ण है कैसा वर्ण ये, ठीक है। तो छ जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है, छ क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। छ जो है वो संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, जो दो दो वर्णों के योग से बने हों, ठीक है, जो दो वर्णों के योग से बने हों। अगर इसकी सही परिभाषा देखी जाए तो क्या होती है, संयुक्त व्यंजन जो होता है वो इसमें कम से कम 2 व्यंजन मिलने से बनते हैं, ठीक है। और इसका पहला व्यंजन जो होता है, संयुक्त व्यंजन का पहला जो व्यंजन होता है, ध्यान देंगे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन पहली बात तो 2 व्यंजनों से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे पास 2-2 समय दे रखे हैं, ठीक है। और शर्त क्या होती है, पहला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, अर्थात आधा होता है। पहला जो भी व्यंजन है, वर्ण है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा स्वर नहीं शामिल होगा, ठीक। अच्छा अब जबकि दूसरा जो है उसमें स्वर होता है और वो पूरा होता है, ये देखो लिखा भी है, का यहाँ पर आधा लिखा हुआ है, सा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये परिभाषा होती है, संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन आधा होता है और इसमें स्वर नहीं होता है, स्वर रहित होता है, ठीक है, अर्थात आधा होता है, और दूसरा वाला पूरा होगा। अब यहाँ पर पूछा इन्होंने छत्री किससे बना हुआ है, तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय में का आधा होता है और मूर्धन्य वाला शा पूरा होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आते हैं।
किस वर्ण के साथ आते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात पूछी है, देखिए क्या है, हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा। अब हमने आपको पहले ही बताया था अंग और आहा क्या है, अयोगवाह है, ये स्वर और व्यंजनों से अलग होते हैं। आई बात समझ में। देखिए अंग की ये पहचान होती है और आहा की ये पहचान होती है, किसके साथ लगे हुए हैं, ये सभी इसके साथ लगे हुए हैं, है ना। इसी में हम लोग यहाँ पे बिंदी लगा सकते हैं, इसी में यहाँ पर ये विसर्गें लगा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया इसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन व्यंजन के, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में, जो व्यंजन नहीं कह सकते यहाँ पर वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला के हमारे स्वर और व्यंजन मिला करके, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के 10 प्रश्नों को आज देखा और उनकी व्याख्या जो मैं जितनी कर पाया आपको बताई। अगर कोई भी समस्या होती है या कोई कंफ्यूजन है किसी भी प्रश्न को लेकर के, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ एक बात और है, मैं जो भी आपको बताऊंगा उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है वो। ठीक है, तो बने रहिए गोल्डन स्क्वायर पॉइंट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।